आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान। श्रीनगर जम्मू हाईवे पे तो एक कहा जाता है कि एक ख़ुदकुश बारूद से भरी हुई गाड़ी जिसमें कि अंदाज़न 200 से 300 किलोग्राम बारूद भरे हुआ था, ये अंदाज़ा लगाया है भारतीय हुकाम ने। वो एक कॉन्वॉय की बस से टकराई जिसमें 44 के लगभग CRPF के सिपाही सवार थे और वो पूरी बस उड़ गई। कम से कम हलाकतें 44 की तस्दीक हो चुकी है। ख़ास जो सिपाही हैं वो ज़ख्मी हैं। मकबूजा कश्मीर के गवर्नर के मुशीर हैं विजय कुमार, उन्होंने हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा है कि पिछले 30 बरस में वादी में एक ही दिन में ये सबसे शदीद हमला है जानी नुकसान के एतबार से। CRPF के IJ का कहना है कि ये जो कॉन्वॉय है हाईवे से गुज़र रहा था और हमला आवरों ने पहले फायरिंग की और फिर गाड़ी टकरा दी। इसका मतलब है कि हमला आवर शायद एक से ज़ायद थे। भारतीय ज़राए अबलाग ने के हवाले से कहा गया है कि जैश मोहम्मद ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है और इसे एक ख़ुदकुश कार्रवाई करार दिया है और ये कार्रवाई बकौल जैश के तर्जुमान के आदिल अहमद डार वल्द वक़ास कमांडो ने अंजाम दी है, जो 1 साल पहले ही जैश में शामिल हुए। वीडियो भी जारी की गई है जिसमें वो तफसीलात बता रहे हैं। अच्छा, पुलवामा जो है उसको 1 साल पहले ही मिलिटेंसी फ्री एरिया करार दिया गया था और ये अटैक हो गया। कश्मीर में ख़ुदकुश हमलों की रिवायत बहुत कम है पिछले 30 साल का अगर देखा जाए। आखिरी जो बड़ा हमला हुआ था जानी नुकसान के एतबार से वो उड़ी छावनी पे हमला था 18 सितंबर 2016 को, जिसमें 19 भारतीय फ़ौजी जो हैं हलाक हुए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत के मौक़र अखबार हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर सुहासनी हैदर। सुहासनी, जो मैंने इंफॉर्मेशंस दी हैं उसमें कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हो आप ऐड करना चाहें? नहीं, मुझे लगता है आपने कहा था कि 44 के करीब अब फौत हुए हैं और बताया जा रहा है कि 8 या 9 जवान क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो अब तक की कार्रवाई में यही निकला है कि जैसे आपने कहा एक खुदकुश हमला हुआ था, एक एक्सप्लोजिव से लदी हुई गाड़ी थी जी। और कुछ फायरिंग भी शायद हुई है और एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अच्छा, ये ज़राए अबलाग पे तो जाहिर है कि इंडियन मीडिया पे जाहिर है कि यही खबर छाई हुई है और रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हुकूमत जो है वो कब सुना ही है कि कोई इजलास हो रहा है या होने वाला है, सूरत हाल में गौर करने के लिए इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है? गवर्नमेंट ने आज शाम को एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने 2-3 चीजें कही हैं कि ये जो अटैक हुआ है ये एक सुसाइड अटैक था, ये जैश ए मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि जैश ए मोहम्मद के जो लीडर हैं मसूद अजहर, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको खुली छूट दी गई है पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से टेरर अटैक्स करने के लिए, और उन्होंने मांगा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है खासतौर से UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया का हाथ बढ़ाएं और मसूद अजहर के खिलाफ जो एक पुराना एप्लीकेशन है, इंडिया के हवाले से नहीं है, US, UK दूसरे भी देशों ने एक एप्लीकेशन डाला हुआ था कि मसूद अजहर को बैन किया जाए, UN सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में डाला जाए, वो उसकी मांग की है भारत। अच्छा सुहासी, आप क्योंकि डिप्लोमेटिकली देखती भी हैं चीज़ों को, बिल्कुल जो आपने स्टेटमेंट बताई वो मैंने भी पढ़ी, भारतीय दफ्तर खारजा की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई है, किस कदर सीरियस ये अटैक है और क्या रिपरकशंस हो सकते हैं डिप्लोमेटिकली इस वक्त? देखिए, जैसे आपने ही कहा था, जो अटैक आज हुआ है ये शायद 30 साल में लोगों ने इस सीरियस तरह से जो इसकी कैजुअलिटीज हुई हैं इस तरह का अटैक शायद देखा ना हो। मुझे याद है कि जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पे जो अटैक हुआ था सुसाइड कार बॉम्ब का 2001 में, उसमें 39 लोग शायद मारे गए थे।
लेकिन एक दिन इस तरह से कॉन्वॉय पे अटैक होना नॉर्मल नहीं है कश्मीर में, जितना भी हमने वायलेंस देखा है उसके तहत। तो ये ज़रूर है कि जो हुकूमत है वो इसका बहुत ही मतलब एक सख्त नज़र से देख रही है। कल सुबह हमें बताया जा रहा है, सुबह को 9 बजे के करीब, क्योंकि हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत से बाहर हैं, वो कल सुबह को लौटेंगी, स्वीडन में है शायद, तो 9 बजे के करीब एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होगी। आपको पता है कि उरी के का जो अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने अपनी तौर से सर्जिकल स्ट्राइक्स कैरी आउट किए थे। उन्होंने कहा था कि जहां इंडियन फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाके उन्होंने अटैक्स किए थे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे। लेकिन मुझे लगता है अभी जो है डिप्लोमेसी गरमाएगी और भारत का जो आज बयान है उसका वो वेट करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा, क्योंकि इतना जरूर है, काफी क्लियर है कि अगर जैश ए मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस वीडियो के तहत और जैश ए मोहम्मद का कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने पाकिस्तान में कहा हो कि हम डिनाई करते हैं कि हमने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो फिर निशाना जरूर जैश ए मोहम्मद के लीडर पे होगा, जो है मसूद अजहर, जो पाकिस्तान में रहते हैं। 2000 के बाद जब वो एक हाईजैकिंग में उनकी रिहाई हुई थी पैसेंजर्स के एक्सचेंज में। जी बिल्कुल सुहासिनी, तो मुझे लगता है कि उसी पर भारत की अगली डिमांड होगी और वो देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो नई हुकूमत है, वो किस तरह से ये हैंडल करना चाहेगी। तो सुहासिनी, आप समझती हैं कि क्योंकि ये जो खुदकुश हमलावर है उसका ताल्लुक पुलवामा से ही बताया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है, ख़ुद इंडियन मीडिया ने की है, तो आपको लगता है कि उसका ताल्लुक सीधा सीधा मसूद अजहर से जोड़ना के लिए जाहिर है कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होंगे, मतलब भारतीय हुकूमत को, कि वो कोई इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा, क्योंकि जो कोई कम्युनिकेशन कोई ऐसी डायरेक्शन जैसे पहले आप लोगों ने किया था किसी और उड़ी के मसले पे या दूसरे, तो आपके ख्याल में भारत अभी रुकेगा, कुछ इब्तदाई तहकीकात करेगा और डिप्लोमेटिकली जैसे आपने कहा गरमाया जाएगा, तो गरमाए जाने से पहले कुछ लगता है आपको कि राब्ते होंगे कि वो पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर कुछ डिमांड्स की जाएंगी? आई थिंक ऑलरेडी डिमांड तो कर दी है भारत ने कि पाकिस्तान इस पे एक्सप्लेन करे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले जब तहकीकात हुई थी, एक्सचेंजेस या इंटरसेप्ट भारत ने निकाले थे, इस पर्टिकुलर अटैक में एक डिफरेंस है कि ये वीडियो जारी किया गया है। इस तरह का वीडियो हमने शायद ही कभी पहले देखा हो। और जैसे आपने कहा कि अभी तक मतलब जो इनिशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज में ये जो लड़का है या जो वीडियो में है, जो कहता है कि वो जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट है और ये बदला लेना चाहता है, और उरी का भी जिक्र करते हैं और भी अटैक्स का जिक्र करते हैं उस वीडियो में, जाहिर है कि वो अकेले तो काम नहीं कर रहे थे, एक कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे भी होगी। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि 300 से भी अधिक 300 से ज्यादा किलो का जो आईईडी है, उसका मतलब है कि ये काफी मतलब संगीन तरह की कॉन्स्पिरेसी है और इसको मदद के लिए कहीं ना कहीं से मदद आई होगी। और तीसरी बात ये है कि जो जैश ए मोहम्मद ग्रुप है, ये एक जाना माना ग्रुप है, और ये मतलब आपको भी पता होगा कि मिस्टर मसूद अजहर वहां पर रहते हैं। वो हाईजैकिंग में जब उनकी रिहाई हुई थी उसके बाद वो पाकिस्तान में रहते हैं, और तो क्वेश्चन है कि अगर उनके ग्रुप ने डिनाई नहीं किया है कि ये इनका काम है, तो फिर क्यों नहीं डिनाई किया है? क्योंकि ये मतलब तार तो डायरेक्टली उस ग्रुप के साथ ही जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि पहला जो कदम भारत ने लिया है उसके बाद वो देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करता है इसमें, क्योंकि पिछले जो अटैक्स थे, पठानकोट पे जो अटैक था और उरी पे जो अटैक था, जहां जैश ए मोहम्मद के अगेंस्ट काफी एविडेंस भी था, उसमें इस तरह का वीडियो कभी जारी नहीं हुआ था। तो क्या ये एक नया रुख है, क्या ये नई पहल है टेररिज्म की वहाँ जम्मू कश्मीर में? तो आई थिंक अभी थोड़ा मतलब अर्ली है, अभी आज ही हुआ है ये अटैक और तहकीकात अभी चल रही है।
सुहासिनी, क्योंकि आखिर में सिर्फ मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये भी तो हो सकता है कि उस तरह का कनेक्शन ना हो कि जिस तरह का कनेक्शंस ढूंढा जा रहा है, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिस तरह आपको लश्कर तैयबा ने ख़ुद को महदूद कर लिया था मकबूजा कश्मीर तक, और फिर बाद में हमने देखा कि वो बात सही भी साबित हुई। आपको लगता है चांसेस कि जो होम ग्रोन वहाँ पे रेजिस्टेंस है ये उसका भी शाखसाना हो सकता है? देखिए, मैं जैसे मैंने कहा, जो भी तहकीकात हो रही है उसके बाद ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इनकी तारें जुड़ती हैं। लेकिन इतना जाहिर है कि एक टेरर अटैक हुआ है, काफी संगीन टेरर अटैक है, काफी बड़ी कंस्पिरेसी। जितनी हमने बात कर ली उतनी काफी है। अब कल या परसों जाके सूरत और मजीद क्लियर होगी। सुहासिनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। और अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस प्रोग्राम को छोड़ के बाकी चैनलों पे बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं आज शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है उसके गिर्द घूम रहे हैं। आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमज़ान शुगर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। 80 दिन उन्हें नैब ने अपनी तहवील में रखा। इससे कुछ और हो ना हो, फौरी तौर पे ये होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जो उनको हटाने के बारे में एक दफ़ा फिर ज़ोर लगाया जा रहा था हुकूमती हलकों बिलखुसूस शेख रशीद की तरफ से, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्या दलील लाएंगे कि ये करप्ट आदमी है, इसको क्या हक है चेयरमैन बनने का। मैं तो पहले कह दिया था कि हटा के दिखा दें उन्हें, क्योंकि ज़मानत जो है वो हुई। तो फवाद चौधरी ने कहा ये ज़मानत का ये मतलब नहीं जो कि मुकदमा ख़त्म हो गया, ज़ाहिर है कि ऑब्वियस सा फैक्ट है ये। लेकिन उन्होंने फिर वो एक और भी इस्तेमाल किया। हाँ कि जी इससे जो है वो अजीब सा तासुर जाएगा, मैसेज जाएगा लोगों को कि ताकतवर लोग छूट जाते हैं और एक मुर्गी चोर जो है वो अंदर रहता है। 12 कुछ ना कुछ तो कहना है फवाद चौधरी को, मुझे हमदर्दी है उनसे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक 8 साल पुराना जो केस है मेमो गेट केस, उसको आज तकरीबन निपटाते हुए कहा है कि ये रियासत का काम है कि अगर वो चाहे तो अमेरिका में जो साबिक़ सफ़ीर हैं हुसैन हक्कानी उनको गिरफ़्तार करके मुकदमा चलाए। अगर दरख्वास्त गुजार यानी हुकूमत ही इस मुकदमे की पेशरफ्त में कोई दिलचस्पी नहीं रखती तो फिर हम क्यों अपना वक्त ज़ाया करें। ये चीफ जस्टिस खोसा ने कहा है। उन्होंने कहा है जी कि ना पीपल्स पार्टी पर से इक़्तिदार है, ना हक्कानी सफ़ीर है, रियासत चाहे तो उन्हें गिरफ़्तार करे, अदालत का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक और ख़बर है जिसने मेरी निगाह जो है उस पर ख़ासा असर किया है, वो है साहिवाल केस, जो रोज़ाना कोई नया टर्न ले लेता है और रोज़ाना अफसोसनाक ही टर्न लेता है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ग़ालिबन जो वरसा हैं मक़तूलीन के, जो साहिवाल में CTD के हाथ में 4 अफराद की हलाकत हुई थी, उनकी बात मान ली है और तहक़ीक़ात के लिए सेशन जज साहिवाल को मुक़र्रर किया है, गोया एक अदालती कमीशन टाइप चीज़, और उनसे कहा है कि वो 1 महीने में हाई कोर्ट को रिपोर्ट पेश करें। जबकि जो GIT बनी थी उसकी रिपोर्ट सोमवार को मुतवक्को है और GIT के सरबराह आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में जो चीज़ें भेजी गई थी उनका बड़ा चमत्कारी किस्म का जो है वो सामने आया सिलसिला। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक CTD की जानिब से भेजे गए जो ज़्यादातर शवाहिद हैं वो टेम्पर्ड हैं, यानी उनमें रद्दो बदल किया गया है। फोरेंसिक से CTD का ये दावा भी गलत साबित हुआ है कि पहले गाड़ी से गोली चलाई गई और फिर गाड़ी में सवार अफराद किसी नामालूम मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से हलाक हुए। फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की गाड़ी के विंड स्क्रीन पे भी जो गोलियां लगी हैं वो भी गालिबन पुलिस ने खुद ही मारी हैं। जो ऑल्टो सुजुकी थी उसमें बैठे हुए जो मुसाफिर हैं उन पे मुख्तलिफ समतों से गोलियां चलाई गईं और कुछ गोलियां तो सिर्फ 1.5 फुट के फासले से चलाई गई। ज़ाहिर है ये मोटरसाइकिल सवार तो नहीं कर सकते। कहा कि जो जीशान को खास तौर पर गोलियां मारी वो तो ज़ाहिर है पॉइंट ब्लैंक की तकरीबन मारी गई। अच्छा, फिर रिपोर्ट में कहा गया है कि जो असला भिजवाया गया उसमें से कुछ बंदूकों की नालियाँ और कुछ की फायर पिनें तब्दील कर दी गई। जाए वक़ूआ से गोलियों के जो खोल मिले
वो किसी और बंदूक से चलाई गई गोलियों की खोल थे, यानी बंदूकें अलग और उनके खोल किसी और से फायर हुए थे। पुलिस वायरलेस या दीगर आलात का जो कॉल डेटा रिकॉर्ड फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया, उसमें भी तब्दीली की गई है, टेम्परिंग की गई है। कॉल डेटा रिकॉर्ड से ये जानने में मदद मिलती है कि किस वक्त पुलिस एहलकारों को किस किस्म की कार्रवाई के लिए अहकामात किसने जारी किए। तो ये है। अच्छा, उनका ख्याल था कि फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को धोखा दिया जा सकता है इस तरह की टेम्परिंग से। क्या सादा लोग हैं हमारे पुलिस वाले भी, ज़ाहिर है कि। अच्छा, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि जिन पुलिस अफसरों ने शवाहिद में टेम्परिंग की है, जो कि एक बहुत ही सीरियस बात है, बिल्कुल, क्या इस फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं। अच्छा, उसके देखें, पुलिस ने जो है ना ये खुद ही एज ए डिपार्टमेंट सियाणपट्टी की है, तो उन्होंने वो टेम्पर करने की कोशिश की। वो तो फोरेंसिक वालों ने पकड़ लिया, अगर नहीं पकड़ते तो जाहिर है वो निकल जाती चीज़ें। लेकिन अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस जुडिशल कमीशन के ऊपर कि वो जज साहब जो इंक्वायरी करेंगे, क्या उनके साथ भी ये सियाणपट्टी होगी या नहीं होगी। उनके सामने आपके ख्याल में अफसरान पेश हो जाएंगे? पेश तो होंगे, वो अपना बयान जो है वो कलमबंद जो है वो सर उनके पास रेडीमेड वही जो बयान जो उन्होंने अदालत में दिए हैं वही वो जाके जज साहब को दे देंगे। सर हमने तो लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन अब तो भैया फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर मैं वही कह रहा हूँ, वो जज साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इसको लेते हैं, और इसके लिए ज़ाहिर है हमें 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। और मख्तूलीन 1 महीना तो आप तकल्लुफ़न कह रहे हैं, हमें पता नहीं कितने साल इंतज़ार करना पड़े। हो सकता है कभी ये, खैर नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इदारे कमर बस्ता हैं इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़, आम शहरियों के ख़िलाफ़, और जिस तरह इदारों को स्टेट की पुष्टपनाही हासिल है, काला है या सफ़ेद है उससे क़ता नज़र, मुझे नहीं लगता कि जो कमीशन है, अदालती कमीशन भी, वो भी किसी नतीजे पे पहुंच पाएगा। और अगर किसी नतीजे पे पहुंच गया तो उसकी जो सिफारिशात होंगी उसकी बुनियाद पे किसी को कुछ कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सकेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखे। अब जिस तरह मॉडल टाउन कमीशन की आपको पता है रिपोर्ट आ गई, वो हुकूमत ने दबा ली, उस वक्त की हुकूमत ने दबा करके बैठ गए। अब वो उनको लवाहिकीन को जाना पड़ा लाहौर हाई कोर्ट के, सर प्लीज़ इनसे कह दें कम से कम रिपोर्ट की कॉपी दे दें। तो जब वो चीज़ इतने महीनों चलेगी और वो होगा, तो जब तक वो रिपोर्ट आएगी तब तक सारे जो है वो पहले ही उसके ऊपर इन्ना लीला पढ़ के बैठ गए होंगे। स्ट्रेटजी ये है कि इतना जो है डिले किया जाए, तवील दे, तवालत कर दे, सुनने वाले भी उकता जाए, यानी हम भी उकता जाए यार वो फसाए वार साने यार वो तो उस पर तो चलता ही रहता है। स्ट्रेटजी तो ये हमने देखा, मॉडल टाउन में भी देखा हमने, राव अनवार में भी देखा हमने, इसमें भी मतलब ये तो एक तसलसल है ना सर, जो चले चले जा रहा है। और पुलिस है, और पंजाब पुलिस तो आपको पता है उसका तो कोई सानी नहीं है। बकौल जॉन एलिया के पुलिस कहीं की भी हो, होती पंजाब की है। सिर्फ पुलिस के बारे में ऐसा कहते हैं। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और पिछले सेगमेंट में हमने बात की मॉडल टाउन सानेही की, उसके बाद साहिवाल इंसिडेंट की, राव अनवार का भी जिक्र आया। इसमें तो आम शहरियों की जो है नाहक हलाकत हुई। और एक और केस है एसपी ताहिर दावड़ का, आपको याद होगा कि उनकी जो डेड बॉडी है वो अफ़गानिस्तान से मिली थी, उन्हें इस्लामाबाद से अगवा किया गया, फिर ख़बर आई कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा ले जाया गया और वहाँ से अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया गया। 26 अक्टूबर को वो अगवा हुए थे और उनकी लाश जो है वो 14 नवंबर को मिली थी। ये ख़बरें आई थी नंगरहार से। उसके बाद जो है हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत जो हैं शहरियार आफरीदी ने, उन्होंने बड़ा यकीन दिलाया था कि जनाब इस केस में हम जल्द से जल्द जो है ज़िम्मेदारों का तयन करेंगे। इस बात को 3 महीने गुजर गए और अगर अगवा का पीरियड भी साथ लगाया जाए तो तकरीबन 4 महीने होने को आ रहे हैं और कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं है। JIT भी बनी थी जिसकी रिपोर्ट क्या हुई हमें नहीं पता।
उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एसपी ताहिर दावर साहब की, वो भी सामने नहीं आई, जिससे इस बात का तयन हो जाए कि जब उनकी लाश अफ़गानिस्तान में मिली तो उससे कितनी देर पहले उनको कत्ल किया गया। पार्लिमानी कमेटी का भी ऐलान हुआ था, शहरयार साहब ने किया गुज़िश्ता माह, उसमें भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तो फिर किस चीज़ में पेशरफ हुई? अमजद दावड़ उनके साहबजादे आज हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। अमजद, बताइए कि फैमिली जो है, ज़ाहिर है आपने रिसेंटली भी रब्ता करना चाहा हुकूमत से, मगर कोई अभी तक पेशरफ नहीं है, तो क्या आपके पास मालूमात हैं अभी तक? थैंक यू मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। बात कुछ यूँ है कि जब ये वाक़या हुआ था स्टार्ट में, तो हमारा मुतालबा था कि ये इंटरनेशनल कमीशन इस हादसे की इंक्वायरी कराए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कहा कि हम हाई लेवल तहकीकात करेंगे। जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उसमें भी ये यकीन दिलाया गया कि हम हाई लेवल तहकीकात करेंगे, आप हम पे भरोसा करें। चूँकि शहरयार साहब ने फिर हमसे ये वादा किया कि मैं इस पर पार्लिमानी कमेटी बनाऊंगा, जिसके अंडर एक नई GIT बनाऊंगा जो सिरे से इस बात की तहकीकात करेगी। उस पार्लिमानी कमेटी में 5 मेंबर्स होंगे, 3 जो होंगे वो अपोजिशन की तरफ से होंगे और 2 गवर्नमेंट की तरफ से। अपोजिशन में मुहसिन दावर साहब जो हमारे इलाके के MNA है वो भी शामिल होंगे, और ये कमेटी विदिन 3 डेज़ बनेगी। और अगर ये अपने काम करने के बाद आपको सेटिस्फाई ना कर सके तो, या ये 3 दिन के अंदर ना बने, तो आप अपना जो मुतालबा है इंटरनेशनल कमीशन का वो दोहरा सकते हैं। हमने 3 दिन के बजाय 3 महीने इंतज़ार किया, लेकिन इन 3 महीनों के दौरान हमारी सिर्फ एक मरतबा ही मुलाकात हुई शहरयार साहब से, वो भी बड़ी मुश्किल से, जिसमें हमने गिला किया है कि ये पार्लिमानी कमेटी 3 महीने हो गए ये नहीं बन सका, और सिर्फ यकीन दहानियाँ है, ना कोई नोटिफिकेशन हुआ है। तो शहरयार साहब ने पहले तो कहा कि बस उसी तरह फिर यकीन दहानी कराई कि बस ये हो जाएगा, और जो नाम दिए वो भी उसके अपोजिट थे। उसमें 3 जो थे वो गवर्नमेंट के उसे नाम दिए और 2 अपोजिशन की तरफ से। और बाद में फिर उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाए, इसको फिर सेटल करते, इस पर फिर बात हो जाएगी, आप लोग ये हो जाएगा। और जो एक तरह का जब फेडरल पैकेज पर बात आई तो उस पर भी शहरयार साहब ने कहा कि आप लोग इस तरह करें कि इस बात पे सेटल हो जाए तो पैकेज का भी हो जाएगा। एक तरह से पैकेज भी इसके साथ मशरूत कर दी कि आप हुकूमत की जो पार्लिमानी कमेटी है उस पर राज़ी हो जाए तो वो पैकेज भी हो जाएगा। लेकिन जब हम वापस आए तो हमने फिर कहा है, हमने फिर डेडलाइन दी है कि 3 महीने से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद हम फिर डेडलाइन देते हैं कि जिस तरह वादा किया था कि पार्लिमानी कमेटी बनेगी इसकी तहकीकात करने के लिए उसकी नोटिफिकेशन कराई जाए। तो 3 दिन गुजरने में, उन दिनों भी 3 महीनों में भी बड़ी मुश्किल थी मुलाकात करने में, और इन 3 दिनों में भी किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, ना प्रोविंशियल सतह पे किसी ने रब्ता किया है और ना फेडरल सतह पे किसी ने हमसे रब्ता किया। अच्छा अमजद, आपके जो वालिद साहब, शहीद वालिद साहब के जो भाई थे वो भी वहीं हैं पेशावर में ही, आप भी कमोबेश वहीं हैं। आप लोगों का ज़ाहिर है पुलिस से रब्ता होगा, आप लोगों का और तहकीकाती एजेंसी से भी रब्ता होगा। कुछ आपको मालूमात मिली कि अभी तक कुछ पेशरफ्त हुई है तहकीकात के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें, या आपको बताया जा रहा है या बिल्कुल ही हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है? अगर तहकीकात के हवाले से बात की जाए, मेरे चचा ने बिल्कुल यहाँ पे आजी साहब से 1-2 मरतबा मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद आजी साहब भी मसरूफ़ रहे हैं और वो कह रहे थे कि मैं शहरयार से बात कर रहा हूँ कि इस पर कुछ तहकीकात की जाए, ये जल्द अज जल्द की जाए। और कोर कमांडर साहब के साथ यहाँ पे मुलाकात हुई है तो उसने भी कहा है कि ये पार्लिमानी कमेटी जब बनेगी ये तहकीकात कराएगी, और उसकी यकीन दहानी सिर्फ करवाई है। लेकिन कोई ज़ीरो प्रोग्रेस है, हमें कुछ पता नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में है कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, कोई क्लू नहीं है हमें, और ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लू हमें मिला है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है इसमें भी शायद कुछ इस मामले पे बहस हुई थी या करारदाद, मुझे वो एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ मामला उठा था और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने भी गालिबन अपने तौर पे इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी कि हम कोई छानबीन करेंगे और किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ था सूबाई सतह पे? सूबाई सतह पे असम्बली की कार्रवाइयों से मैं ज़्यादा बाखबर नहीं हूँ, लेकिन
सरदार हुसैन बाबक साहब ने इसको डिस्कस करने के लिए मेरे ख्याल में कोई बिल जमा करवाया था, लेकिन जब इस मामले पे बात होनी थी तो गवर्नमेंट की तरफ से कोरम तोड़ दिया गया था, वो सारे चले गए उठ के, तो उस पे बिल्कुल डिस्कशन ही नहीं हो पाई थी। कोई राब्ता हमसे नहीं हुआ सूबाई समिति से, ना कोई इस तरह कोई कदम उठाया गया है। अच्छा, अब आपका जो मुतालबा है ये इंटरनेशनल कमीशन का, तो क्या आपने अपने लॉयर से बात की है कि क्या ये कानूनी तौर पर हो सकता है, क्या इसका दायरा कार हो सकता है? जैसे आप भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने कहा था कि अगर हम ना करें तो आप आपकी डिमांड हम उसको देखेंगे। हाँ, इसलिए कि नॉर्मली मैं जहाँ तक मेरे इल्म में है, इंटरनेशनल कमीशन की रिक्वेस्ट सिर्फ रियासत ही कर सकती है, किसी इंडिविजुअल के कहने पे नहीं बनता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम फैमिली एल्डर्स हम बैठेंगे इंशाल्लाह, आज या कल बैठ जाएंगे, इस पर बात भी करेंगे, ख़ुद भी इसको देखेंगे हर पहलू से, और जो वकील हज़रात हैं हमारे उससे भी बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इस मुतालबे को मनवाया जा सकता है, कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद हमसे करने का, और एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आप सब जानते हैं पीएसएल का नया सीज़न शुरू हो चुका है। यार पिछले कई घंटों से कौम देख रही है, अब उस पर नई बात तुम क्या कर सर? नई बात तो अब तो कुछ तो बोलना है ना सर, मतलब क्या करूँ अब हमने बोनियम भी सुन लिया, हमने नाजिया सुहेब की जो है वो रेंडिशन भी सुन ली शुजा हैदर और आयमा बेग से, उसके अलावा जो है जनून भी सुन लिया, वो पुराने गाने जिसके ऊपर बड़ी आ रही है कि यार मतलब कोई नए गाने नहीं इनको मिलते, वही पुराने आप जो है ना कर करके चला रहे हैं। बहरहाल सारा का सारा पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया था। जी जी जी, हाँ। बोनियम वाज दी मेरे ख्याल में स्टार था कि उन्होंने डैडी कूल जो है ना, हाँ वो था 60s और 70s में पाकिस्तानी फिल्मों में बोनियम ने जो गाने गाए, बिल्कुल 50-50 में भी गाया था उन्होंने गाना जिसमें, लेकिन वैसे दरियाफ्त कहाँ से करके लाई बोनियम? सर बस वो ये इन्होंने एक्चुअली पिटबुल के साथ वो किया था मुआहिदा, और उसको ठीक ठाक में ये तो नहीं कि पुराने ग्रुप सस्ते में मिल रहे हैं 25% पे उठा लो, नहीं वो पिटबुल जो है वो मेरे ख्याल में वो अब वो कहा ये जा रहा है कि शायद उसकी फ़्लाइट मिस हो गई या क्या हो गया वो जो है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में देखा होगा, उन्होंने कहा जो भी आ जाओ हम तो अलमारी में पड़े हुए होंगे ना कहीं, तो वो झाड़ पहुँच के वो कर लिया होगा, लेकिन सर ऐसे बिलिटल तो ना करें ना। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं ना, तो जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं ना चॉकलेट के, अगर आप कभी उनकी एक्सपायरी डेट देखें वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती। अक्सर का तो ये होता है कि खरीद के आप घर लेके जाए तो उसी दिन खाना होता है, वरना अगले वो आखिरी दिन होती है उसकी एक्सपायरी की। हालांकि बचपन कह लें या मेरा लड़कपन कह लें, बोनियम हाँ और वन वे टिकट टू द मून, मैं तो कुर्बान हो गया था ना उस जमाने के लिहाज से ठीक था, लेकिन अब 2019 में बोनियम को दोबारा लाना, मतलब मुझ जैसे बूढ़े तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो लड़के लड़कियां हैं वो वाकई क्या। अच्छा, मेरी बेगम तो बड़ी खुश थी, वो भी जाहिर है इसी वजह से कि यार हमारे ज़माने के चलो कुछ तो चला वो सारा, लेकिन जिस तरह से डिज़ाइन किए बस ठीक थी, कोई इतनी ज़बरदस्त किस्म की सेरेमनी मुझे नहीं लगी फ्रैंकली के उसमें कहें कि आपको बहुत ही वो था, क्योंकि अब देखें ना जज्बा जनू और ये वो सारे ये सुन के हम 4 वर्ल्ड कप हार चुके हैं तो आप जो है आप कम से कम कुछ नया कर लें, कुछ नए। फिर ये है कि ज़्यादातर सॉन्ग्स जो थे वो लिप सिंक थे। नहीं, हाँ सर। अच्छा, बोनियम ने भी लिप सिंक किया? जी, म्यूजिक वही पुराना था 78 वाला। मुझे तो यही लगा, लाइव नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं सर। मेरी एक गुनाहगार कानों ने जो कुछ सुना तो मुझे यही लगा कि लिप सिंक थे। अगर लाइव का एक वो डिफरेंट ही वो होता है, तो अब ये है कि उन्होंने जैसे आप मतलब अब पिटबुल नहीं मिला ना सर, तो अब वो उन्हें महंगे थे, तो उन्होंने वही बल्कि उन्हीं से कहा होगा कि आपके पास डिस्कें भी पड़ी हुई होंगी अपनी डैडी कूल की तो लेकिन बाहर चले इट्स अ स्टार्ट, और अब मैच भी शुरू हुआ है, तो सर बस यही है। अच्छा, मैं तो क्रिकेट के बारे में अलिफ बेते भी नहीं जानता, आप ये बता दें कि मेरी आपकी फेवरेट टीम कौन? सर इस्लामाबाद यूनाइटेड, डिफेंडिंग चैंपियन सर, मतलब आपके भाई का शहर है,
कोई 2-4 तो लोग रह गए इस मुल्क में जो इस्लामाबाद को अपना आबाई शहर कह सकते हैं ना, मतलब वो तो उस लिहाज से। अगर बात ख़त्म हो गई हो तो मेरे दिल में एक अरमान है, मैं निकालना चाहता हूं। सर प्लीज़ आंसू में ना बहाइएगा। नहीं। अरमान है कि यार मेरी तसल्ली नहीं हुई, हाँ, ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को ज़मानत दे दी है, इस पे जब तक मैं आपको फवाद चौधरी की गुफ्तगू ना सुना दूं, मैंने बताया मुझे वो मज़ा नहीं आया। अच्छा, मैं चाहता हूँ वो आप सुने और उससे अंदाज़ा लगाएं कि अदालत का कितना एहतराम होता है, कूट कूट के जो है भरा हुआ होता है, सुना दें और फिर गुस्से को दबा के किस तरह एहतराम किया जाता अच्छा है, उसकी मैं सुनाएं भाई, फवाद चौधरी सुनाएं गुस्से साहब माय के इकरार फेवरेट। पे। पहली बात तो यह है कि ये तो इंकशाफ ही है कि शहबाज शरीफ सब रिहा हुए हैं, क्योंकि वो कैद ही कब थे। हम तो उनको इस्लामाबाद की सड़कों पे फराटे भरते देख रहे थे। देखिए पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो है ही ऐसा। यहाँ पे बेचारा जो मुर्गियाँ बेचने वाला था, एक मुर्गी चोर जो है, वो 1.25 साल उसको जेल में लग गया और उसकी अभी बेल पता नहीं आजकल लगी हुई थी, पता नहीं हुई है या नहीं हुई है। लेकिन 1500 अरब रुपया अगर आप चोरी करें तो फिर आपका 90 दिन से भी कम में बेल आपकी हो जानी चाहिए और आपको घर आ जाना चाहिए। यही एक, और फिर वो भी जो 90 में से भी जो मेरा ख्याल है 70 दिन है, वो तो उन्होंने मिनिस्टर्स एनक्लेव में गुजारे हैं। रेंजर्स की गाड़ियां उनके आगे पीछे रही हैं, प्रोटोकॉल्स भी उनको पूरे मिले हैं। इसका जो ज़मानत हुई है ये आई वुड से पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर एक मनफी तासुर जाएगा। दोबारा ये तासुर जाएगा कि बड़े लोग जो हैं वो कानून की गिरफ्त से मछली की तरह निकल जाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो फंसे जाते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि नायब इसको जो है वो परसू करेगा, वो इसको चैलेंज करेगा और अल्टीमेटली फैसला तो जाहिर है अदालतों ने करना है। हम जिस तरह की सपोर्ट दे सकते हैं निज़ाम को, जो हम सपोर्ट दे सकते हैं अपनी हुकूमत की जो सपोर्ट दे सकते हैं, वो सपोर्ट हमारी नैब के प्रोसेस के साथ रहेगी। मुझे उम्मीद है कि अगर इमरान खान साहब पे ये वक्त आता और पेशावर हाई कोर्ट हेलीकॉप्टर केस में उनकी ज़मानत दे देता, तब भी इनके यही ख्यालात नहीं, होते तब तो इंसाफ की जीत हो जाए। कि ये वही बात है, आप देखें जो कुछ करना है कोर्ट नहीं करना है। कल जिस तरह इन्होंने कहा था कि क्रैकडाउन हम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ करना है फिर कोर्ट नहीं करना है। तो भाई आप क्रैकडाउन और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? लेकिन मैं आपको सिर्फ ये सबूत देना चाह रहा था कि जब आदमी को शदीद गुस्सा आ रहा हो और मामला सामने अदालत का हो और वो कुछ बंदा खुल के बात भी ना कर सके, तो वो गुस्सा कैसे जाहिर करता है। शुक्र करें कि साकिब निसार निकल लिए, रिटायर हो गए हैं और अब जो है जुडिशरी इतनी सुओ मोटो लेने पे वो नहीं है। लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं, ये मजबूर कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट वाले बुला लेंगे, भाईजान इधर आओ ज़रा, ये क्या आपके लम्हा फिक्रिया का हम ज़रा थोड़ा कोई हल इलाज कर लेते हैं। आज फिलहाल इतना ही। कल जुमा है जी सर, कल आपके गुफ्तगू होगी और हम जो हैं सुनेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।